कल हमने राजस्थान इतिहास में तो कालीबंगा के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, बस थोड़ा सा बताया था, लिखाया था नहीं। ठीक है ना। तो आज हम उस पर लिखाना भी चालू करेंगे, कालीबंगा पर, जहां से हमारा राजस्थान का इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक। कालीबंगा, मैंने आपको कल समझाया था, जो ये स्थल प्राप्त होते हैं, चाहे हम कालीबंगा की बात करें, चाहे हम आहड़ की बात करें, चाहे गणेश्वर की बात करें, हम कोई से स्थल की बात करें, तो ये जमीन से एक उठा हुआ या उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसे हम टीला बोलते हैं। ऐसे प्राप्त होते हैं ये। ऐसे ही हमें एक टीला प्राप्त होता है, कालीबंगा वाला है। ठीक है ना। और सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसकी जो खोज की हम बात करें, इसकी जो खोज की जाती है वह 1952 में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है, अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है। अब इसे स्थल को खोज लिया गया है, लेकिन खोजने के बाद इसकी जो खुदाई की जाती है वो बाद में की जाती है, 1961-62 में किया जाता है। और खुदाई बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा की जाती है, बी के थापर। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, जो बीबी लाल है, बीबी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल है। और बी के थापर की हम बात करें, बाल कृष्ण थापर है। ठीक है। इनके द्वारा इसकी खुदाई की जाती है। अब आप समझना, जब इसकी खुदाई की जाएगी इस स्थल की, इसके अंदर जो जो चीजें प्राप्त होगी, उसी के आधार पर हम धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जिसमें एक आर्थिक व्यवस्था भी हमारी आ जाएगी, जो खुदाई में प्राप्त होगा। इसके अंदर जो जब खुदाई की जाती है तो 5 परत प्राप्त होती हैं, 5 स्तर प्राप्त होते हैं। और 5 कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 5। ठीक है। समझना, यहां पर लोगों ने पहले निवास किया, वह बस्ती उजड़ जाती है। और एक बात यह भी है, सबसे प्राचीनतम जो भूकंप का जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वे हमारे कालीबंगा से ही होते हैं। कहने का मतलब यह है, जो ये कालीबंगा, जो ये नष्ट होती है बस्ती, वे भूकंप के कारण होती है। किसके कारण होती है? भूकंप के कारण होती है। ठीक है। काफी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है। इसके बाद जो अगला जो स्तर है, यहां पर फिर लोगों ने इसके ऊपर निवास किया, फिर दूसरा स्तर आ जाता है। ठीक है। वो भी नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जो यहां से ये 5 स्तर प्राप्त होते हैं, तो ये 5 बार बसी और 5 बार उजड़ गई। ठीक। 5 बार बसी और 5 बार उजड़ जाती है। ठीक है ना। अब हम बात करें, जो ये पहला और जो ये दूसरा स्तर है, ये वाला। ठीक है ना। ये है प्राक हड़प्पा के समय का। कब का है? प्राक हड़प्पा। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है प्राक हड़प्पा, नंबर दूसरा है हड़प्पा, और नंबर तीसरा है उत्तर हड़प्पा। नंबर तीसरा कौन सा है? उत्तर हड़प्पा। ठीक है ना। प्राक हड़प्पा का अर्थ होता है हड़प्पा से पहले का, और हड़प्पा का समय होता है हड़प्पा के समय का। उत्तर हड़प्पा का अर्थ होता है हड़प्पा के बाद का। ठीक है ना। 3 समय हैं। तो यहां पर भी जो पहला और जो दूसरा है, इसे समझने पे ध्यान देना। ये जो पहला और दूसरा है, ये हड़प्पा से भी कब का है? पहले का है। ठीक है ना। और जो ये पहला और जो दूसरा स्तर है, यहीं से हमें एक जुता हुआ खेत मिलता है। इस तरीके से, इस तरीके से खेत मिलता है जुता हुआ, इस तरीके से, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरीके से। ठीक है ना। अब ये खेत भी कौन से समय का हो गया? प्राक हड़प्पा का। कौन से समय का हो गया? प्राक हड़प्पा का। ठीक है ना।
अब इसमें जो ये उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो हलाई है, इसकी दूरी है 190 सेंटीमीटर और इसकी दूरी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी दूरी है, ठीक है। अब इतिहासकारों ने अपना दिमाग लगाना प्रारंभ किया, अगर इस खेत है जो ये इस तरीके से जोत रखा है, इसे जालीदार जुताई भी कह सकते हैं हम, जाली के रूप में बना हुआ है ना, ठीक है ना, रटने का नहीं है, बिल्कुल समझने का है। तो इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, अगर इसमें एक ही फसल बोनी थी तो इस पूरे खेत की जुताई एक तरीके से ही कर देते, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अब लगाया, जिसकी दूरी 190 सेंटीमीटर है, इस हलाई में क्या बोई जाएगी, सरसों बोई जाएगी, ठीक है ना। जिसकी दूरी ये 30 सेंटीमीटर है, इसमें चने बोए जाएंगे, या हम कोष्टक में जो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक इधर से ले ली, एक इधर से ले ली, कितनी फसलें हो गई, दो हो गई, ठीक है ना। इसे दोहरी खेती भी हम कह सकते हैं, दोहरी खेती। इसे हम मिश्रित खेती भी कह सकते हैं, क्या खेती कह सकते हैं, मिश्रित खेती। ये यहीं से जानकारी मिलती है और बाकी कहीं से भी नहीं मिलती, ठीक है ना। आज भी आपने देखा होगा, जो चने का खेत होता है उसमें कुछ सरसों भी डाल देते हैं, गांव में आज भी होता है, ठीक है ना। जो जौ का खेत होता है उसमें भी सरसों डाल देते हैं, ठीक है ना। ऐसा चल रहा है आज भी। और जो इतिहास को अगर समझना है तो सबसे पहले वर्तमान समय को आप समझ लो, तो इतिहास को आप आसानी से समझ जाओगे, रटने का नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है ना। अगली बात है, जब इसकी खुदाई की जाती है, ये स्थल जो है ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। ये काफी पुरानी हो चुकी है ये चीजें, कौन से जिले में स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। जिसे इस घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो ये हनुमानगढ़ है और एक हमारा जिला है गंगानगर, ये पंजाब की बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। और जब पंजाब की बॉर्डर पर स्थित है तो पंजाबी जो भाषा है वो भी यहां पर थोड़ी बहुत बोली जाएगी। और आपने देखा होगा, जो जिले बॉर्डर से लगे हुए होते हैं तो वहां पर दूसरे राज्य की संस्कृति का भी प्रभाव दिखाई देता है। आपने भरतपुर की तरफ देखा होगा, भरतपुर के थोड़ा भाषा भी देखी होगी, बड़ी थोड़ा उसी लगती है, अजीब सी लगती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो प्रभाव दिखाई देता है। इधर झुंझुनू की तरफ देखोगे, हरियाणा वाला है थोड़ा प्रभाव, ठीक है ना। तो वैसा ही यहां पर है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में पंजाबी बोली बोली जाती थी। तो यहां पर जब खुदाई में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इसका नाम पंजाबी भाषा में क्या रख दिया जाता है, काली बंगा, ठीक है ना। ये नाम कौन सी भाषा में हो गया, पंजाबी भाषा में, पंजाबी भाषा में, पंजाबी भाषा में हो गया, ठीक है ना, काली बंगा नाम, ठीक है ना। अब इसमें जो जो चीजें प्राप्त होती हैं, सबसे पहले हमें साक्ष्यों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। जो जो चीजें प्राप्त होती है उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे यहाँ के लोगों के बारे में, धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में हम उसी के आधार पर पता लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर खोपड़ी प्राप्त होती है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, कितने छेद हैं, 6 छेद हैं, ठीक है ना। अब इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, अगर किसी का झगड़ा होगा तो वो पूरे उसकी सर में लठ मारेंगे या फोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं करेंगे कि भाई तेरे सिर में एक गोल गोल छेद कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है खोपड़ी को क्या किया गया होगा, खोला गया था। तो जिससे शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसी चीजें प्राप्त होंगी वैसे ही हमें अंदाजा लगाना है, ठीक है ना। यहां से एक युगल समाधि प्राप्त होती है, एक युगल समाधि, ठीक है। युगल का अर्थ समझते हैं आप, जोड़ा, ठीक है। एक कब्र प्राप्त होती है इस तरीके से, इस कब्र में पुरुष और एक स्त्री को एक ही कब्र में दफनाया गया है। अब इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, भाई जिस दिन पति की मृत्यु हुई हो उस दिन जरूरी नहीं कि पत्नी की भी हुई होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया होगा, पति के साथ फिर उसकी पत्नी को भी मारकर दफना दिया होगा। तो किसकी जानकारी मिलती है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। सती प्रथा की जानकारी, सती प्रथा, सती प्रथा की भी यहां से जानकारी मिलती है। और यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, किसके मिलते हैं, अग्निकुंड के, ठीक है ना। जिससे पता चलता है इस समय क्या किया जाता था, हवन भी किया जाता था, हवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है ना।
यहां से ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं। किसकी हड्डियां? ऊंट की हड्डी, जिससे पता चलता है कि इस समय ऊंट भी पाला जाता था। ठीक है ना। यहां से तीन प्रकार के यहां से समाधान प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से। नंबर एक है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, समाधिकरण। ये हम जो ये समाधान है, इसका अर्थ ये है कि मृत्यु के बाद किस तरीके से क्रियाक्रम किया जाता था। मुख्य रूप से कितनी एक तरीके से किया जाता था? तीन तरीके से। ठीक है ना। नंबर एक है पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या किया जाता था? मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता था, जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म में दफनाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद नंबर दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। ठीक है ना। इस आंशिक समाधिकरण में क्या किया जाता था? मृत्यु के बाद व्यक्ति को जंगल में छोड़ देते थे, उसके मांस को जीव जंतु खा जाते थे और बाद में उनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एकत्रित करके उसे दफनाया जाता था। ठीक है ना। इसे बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। नंबर तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता है? व्यक्ति को जलाया जाता है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के यहां से समाधान हैं। एक थोड़ा अलग है, जिसे बोलते हैं हम कलश समाधान। क्या बोलते हैं? कलश समाधान। सावन के महीने में आपने देखा होगा एक कलश यात्राएं निकलती हैं, बहुत ज्यादा निकलती हैं। ठीक है ना। वो कलश थोड़ा छोटा है, यहां पर कलश का आकार थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, इसे आप इतिहास को वर्तमान से हमेशा जोड़ें और जुड़ भी जाता है। ठीक है ना। आज भी जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, अपन उन्हें जलाते नहीं, दफनाते हैं। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं आज से 6,000 साल, 5,000 साल पहले की। ठीक है। उस समय क्या किया जाता था? बच्चे को एक बड़े से कलश में पैक करके उसे दफना दिया जाता था। उसके पीछे कारण एक ये भी था, उस समय जो जीव जंतु थे, जो जानवर थे, तो बहुत से जानवर ऐसे थे जिन्हें इंसान की खुशबू भी आती थी। आपने जरख का कभी नाम सुना हो तो। ठीक है ना। तो वो क्या करते थे? वो कब्रों को भी खोद लेते थे। तो इसलिए बच्चा सुरक्षित रहे, जब मृत्यु के बाद उसे कोई जानवर उस कब्र को ना खोदे, इसलिए उसे कलश में पैक करके उसे दफना दिया जाता था। कभी आप किसी पुराने गांव में गए हो, बहुत पुराने गांव होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, तो वहां पर आपको मटके के कुछ टुकड़े भी मिल जाते हैं कब्रिस्तानों में। ठीक है ना। वो पुराने ही हैं, ऐसे चलाते थे, ऐसे भी दफनाया जाता था। ठीक है ना। तो कलश समाधान इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है, जैसी जैसी चीजें प्राप्त होंगी वैसे वैसे हम उसके बारे में पता लगाएंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा लिख लें इसके बारे में। काली बंगा, काली बंगा लिखें। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का है। अंडरलाइन कर लेना, कौन सी सभ्यता का स्थल है ये? हड़प्पा सभ्यता का। ये स्थल हड़प्पा सभ्यता का है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। घग्गर नदी पर स्थित है। इसकी खोज इसकी खोज 1952 में इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष और खुदाई 1961-62 में और खुदाई 1961-62 में
बीबी लाल, बीबी लाल और बीके थापर ने की। यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जिसका पंजाबी भाषा में अर्थ होता है काली बंगा। जिसका पंजाबी भाषा में अर्थ होता है काली बंगा। यहां से खुदाई में 5 स्तर, यहां से खुदाई में 5 स्तर प्राप्त होते हैं, जिससे जानकारी मिलती है क्या जानकारी मिलती है भाई? 5 बार बसा और 5 बार उजड़ गए, जिससे जानकारी मिलती है 5 बार बसा और 5 बार उजड़ गया। यहां से प्राचीनतम, यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में भूकंप की जानकारी कहां से मिलती है, तो कालीबंगा से मिलती है। ठीक है भाई। आगे लिखना, 1 नंबर और 2 नंबर स्तर प्राक हड़प्पा का है। 1 और 2 नंबर स्तर प्राक हड़प्पा का है, और यहीं से, अंडरलाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से अर्थात 1 और 2 से, ठीक है ना, और यहीं से जुता हुआ खेत मिला है, और यहीं से जुता हुआ खेत मिला है, जिससे दोहरी खेती की जानकारी मिलती है। जिससे दोहरी खेती की जानकारी मिलती है। कौन सी खेती की जानकारी मिलती है भाई? दोहरी खेती, ठीक है ना। एक तो ये 190 सेंटीमीटर वाले में सरसों है, ठीक है ना, इसमें चने हैं दूसरे में, ठीक है ना। और रटने का है नहीं, क्योंकि वर्तमान में भी हमारे पास ऐसे गांव में हम खूब बोते हैं, और कभी कभी तो सोचते हैं अगर भाई चने अच्छे नहीं होंगे तो सरसों हो जाएगी, ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो चलता है आज भी, ठीक है। आगे लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखें, स्टार लगा के लिख लें आप लोग। यहां से एक खोपड़ी प्राप्त होती है, जिसमें 6 छेद हैं। इससे शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इससे शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। अगला है, देखो क्या होता है, किसी चीज को जब हम गहराई से पढ़ते हैं ना तो वो हमारे याद हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम यहां पर रटें, यहां से ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो हम उसे भूल जाएंगे।
लेकिन हमें ये समझना है कि ऑपरेशन किसका किया गया था। खोपड़ी में 6 छेद हैं, ठीक है ना, तो खोपड़ी का ऑपरेशन किया गया था, तो लंबी चीज है तो याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। आगे लिखें, यहां से एक युगल, यहां से एक युगल, युगल समझते हैं ना, जोड़ा, ठीक है ना, यहां से एक युगल समाधि प्राप्त होती है, जिससे जिससे सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है हमारा, अग्नि कुंड प्राप्त होते हैं, अग्नि कुंड प्राप्त होते हैं, जिससे हवन के बारे में, जिससे हवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है, ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है। अगला है, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं, तीन प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे मरने के बाद किस तरीके से हम उस क्रियाक्रम उस समय किया जाता था, ठीक है ना। और आज भी हमें यह रूप देखने को मिलता है। पूर्ण समाधिकरण इस्लाम धर्म में मुसलमानों में होता ही है, ईसाइयों में भी होता है, ठीक है ना। और ये आंशिक समाधिकरण पहले हुआ करता था, जो दादू पंथ वाले थे ना, थोड़ा उनमें हुआ करता था, लेकिन आजकल तो ये बंद कर दिया है। दादू पंथ में भी आपने सुना होगा, दादू दयाल जी के जो शरीर था उसे भेराना के जंगल में छोड़ा गया था, ठीक है ना। जब जीव जंतु उसके मांस को खा गए थे तो फिर हड्डियों को इकट्ठा करके दफनाया गया था, ठीक है ना। दादू दयाल, दादू पंथ में किया जाता था, लेकिन आजकल बंद कर दिया गया है, ठीक है। तीन प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं। नंबर एक है पूर्ण समाधिकरण, नंबर दूसरा है आंशिक समाधिकरण, नंबर तीसरा है दाहा संस्कार। दाहा संस्कार, ठीक है ना। एक बात और भी, थोड़ा परीक्षा में तो इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं। जो यहां पर व्यक्तियों को दफनाया जाता था, उत्तर और दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। उत्तर की ओर सिर होता था, दक्षिण की ओर पैर होते थे, इस तरीके से दफनाया जाता था। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। नंबर तीसरा है दाहा संस्कार, जैसे अपने हिंदू धर्म में जलाया जाता है, ठीक है ना। देखो एक प्रश्न देखो पूछने का और आपका समझने का ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये तो एक किताब में भी हम पढ़ सकते हैं। तो हमें ये पता कैसे चलता है कि आंशिक समाधिकरण कैसा है, ठीक है। ये चीजें समझने की है, जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। अगर समझना, अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसे पूर्ण समाधिकरण किया गया है, तो सिर की हड्डी यहां पर होगी और पैर की हड्डी 6-7 फीट दूर पर होगी, ठीक है ना। लंबा इतनी हाइट होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि भाई इसका पूर्ण समाधिकरण किया गया है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह भी होती है, जो कार्बन 14 होती है उसके माध्यम से पता लगा लेते हैं कितना पुराना है। और हड्डी के लिए जो सिर होता है या पैर होता है, जो हड्डियां होती हैं उसका सफेद सफेद सा चूरा जमीन के अंदर रह जाता है, जिससे पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है, 6-7 फीट की दूरी है सिर और पैरों में, तो मानते हैं कि इसे सीधा इस तरीके से दफनाया गया है, ठीक है ना। अब कुछ कब्रें ऐसी प्राप्त हुई हैं 3-4 फीट के अंदर ही, ठीक है ना। उसमें सिर और पैरों की हड्डी ऊपर नीचे वहीं पर पड़ी हुई है।
तो उससे पता चलता है इस गड्ढे में हड्डियों को लाए होंगे और इकट्ठा करके उसके अंदर डाल दिया होगा, ठीक है। इससे पता चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतिहास यूं ही हमने किसी ने बोल दिया ऐसा है वैसा है, सुना सुना, ऐसा नहीं होता। इतिहास में हमें साक्ष्य और स्रोत की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसे हम गहराई से आप चलेंगे तो इतिहास में बहुत सिंपल है, इतिहास बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब अगली लाइन है एक, कलश समाधान। ये तीनों से अलग है, ठीक है ना। कलश समाधान प्राप्त होता है, कलश समाधान प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। और अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अभी तो आपके एग्जाम का थोड़ा टाइम भी है, इस बार तो थोड़ा टाइम आपका अच्छा मिल जाएगा। लेकिन यह है, जीत में वही रहता है जो पहले से तैयारी करता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि कोई महीने की 2 महीने की तैयारी काम बिल्कुल नहीं देती। आगे हम बात करें, यहां के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? कच्ची ईंटों के, ठीक है ना, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। अब इतिहासकारों ने क्या समझा, समझना थोड़ा, जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के मकान थे वो पक्की ईंटों के थे। यहाँ के मकान कैसे थे? कच्ची ईंटों के, ठीक है ना। आज भी हम गांव में देखेंगे जिसके मकान पक्की ईंटों का है वो अमीर आदमी है, और जिसका मकान कच्ची ईंटों का है वो गरीब आदमी है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे दीनहीन, दीनहीन, या इसे गरीब बस्ती भी इसे कहा जाता है, ठीक है। दीनहीन या गरीब बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, यहां की जो मोहरें प्राप्त होती हैं बेलनाकार। कैसी प्राप्त होती है? बेलनाकार, अर्थात बेलन के आकार वाली मोहरें प्राप्त होती हैं। बेलनाकार, बेलन के आकार वाली यहां से मोहरें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। ये अपवाद इसलिए है, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं सभी जगह से जो मोहरें प्राप्त होती हैं वो वर्गाकार प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है? वर्गाकार। और यहां अपवाद है, यहां पर बेलन के आकार वाली प्राप्त होती है, ठीक है। अगला है, यहां पर लकड़ी की यहां पर नालियां भी प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? लकड़ी की, लकड़ी की यहां से नालियां भी प्राप्त होती हैं काली बंगा से, ठीक है ना। एक है हमारा राजस्थान का इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है, ठीक है ना। अब यहां पर आप समझना, ठीक है, तीसरी राजधानी कहा है। तो अब हमें थोड़ा सा यह भी समझना है, जो दो राजधानियां हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में हमें समझना है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो को इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा था। क्या कहा था? जुड़वा राजधानी, ठीक है ना। अब भाई एक राजधानी, दो राजधानी, दोनों जुड़वा हो गई। तो अब हमारा इतिहासकार किसी से कम थोड़ी है, वो कम थोड़ी खाता है किसी से। उसको भी अपना राजस्थान के जो स्थल है उसको अच्छा एक प्रसिद्धि दिलानी है उसको, ठीक है ना। तो क्या किया, इसे कौन सी राजधानी कह दिया? इसे तीसरी राजधानी कह दिया, ठीक है ना। अगला है, यहां इसे कांस्य सभ्यता भी आप कह सकते हैं, कांस्य सभ्यता, ठीक है ना। ये जो नाम पढ़ते हैं ये गुणों के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा गणेश्वर है वो ताम्र पाषाण का है, जो कि तांबे के और पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। इसे कांस्य सभ्यता किस लिए कहा जा रहा है समझना। यहां से जो औजार प्राप्त होते हैं वे कांसे के होते हैं। तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनता है कांसा, जिसमें 90% तांबा होता है और 10% क्या होता है? टिन होता है। इनको मिलाकर बनता है कांसा।
और यहाँ से कालीबंगा में कांसे के औजार थे, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कह सकते हैं। या हमारे पास परीक्षा में पूछा जाए, राजस्थान में कांस्य कांस्य सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है, या कांसे के औजार कहां पर काम में लिए जाते थे, तो वो कालीबंगा में लिए जाते थे। लिखें, यहां के मकान यहां के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। इसलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। यहां से बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है, लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। इतिहासकार इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कौन सी राजधानी कहा है भाई? तीसरी, ठीक है ना। दो आप समझ चुके हैं, दो कौन सी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसे स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, ठीक है। आगे लिखे, यहां पर कांसे के औजार यहां पर कांसे के औजार काम में लिए जाते थे, कांस्य सभ्यता कहा जाता है। एक बात समझना, जैसी चीजें प्राप्त होती हैं अनुमान उसी आधार पर लगाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये कालीबंगा हमारा हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है, अलग बिल्कुल भी नहीं है। जैसी संस्कृति वहां पर है वैसी ही संस्कृति यहां पर है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मोहरे प्राप्त होती हैं, उनमें स्त्री के चित्र ज्यादा बने हुए। किसके चित्र ज्यादा बने हुए हैं? स्त्री के, ठीक है ना। इसलिए इसे, जब स्त्री के चित्र ज्यादा बने हुए हैं तो स्त्री का पद एक सम्मानजनक होगा परिवार में, तो इसलिए इसे मात्र प्रधान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मात्र प्रधान, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मात्र प्रधान, ठीक है ना। लिखें, यहां की मोहरों से स्त्री के चित्र प्राप्त होते हैं, इसलिए मात्र प्रधान कहा जाता है। इसलिए मात्र प्रधान कहा जाता है, ठीक है ना। एक बात और समझना, इतिहास दोहराता है अपने आप को, ठीक है ना। जैसे यहां पर स्त्री के चित्र ज्यादा बने हुए हैं। एक सातवाहन वंश का नाम कभी सुना हो आपने भारतीय इतिहास में? उस वंश के जो शासक थे अपने नाम से पहले माँ का नाम लिखते थे। जैसे मालवी का पुत्र अग्निमित्र, नहीं मालवी पुत्र ये तो एक नाटक है, जैसे एक है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी का पुत्र कौन है? सातकर्णी, ठीक है ना। और दूसरी बात है, वर्तमान में भी आप देखोगे
तो जो राजीव गांधी था उसके साथ ज्यादा उसकी माँ इंदिरा गांधी का नाम ही लिखा जाता है। फिरोज गांधी का तो बहुत कमों को पता होता है, ठीक है ना। और आज भी अगर गांव में कोई लेडीज ज्यादा तेज होती है, पति उसका सीधा होता है, तो आज भी लेडीज के नाम से ही पुकारते हैं। ये गांवों में अपवाद आज भी मिल जाते हैं बहुत से, ठीक है ना। तो ये चलता है, ये आज भी चल रहा है और ये पहले भी चलता था, ठीक है ना। बहुत से तो अपनी माँ के नाम से ही पुकारे जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहां तक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि इतिहास को समझने के लिए वर्तमान को समझ लो बस थोड़ा सा, इतिहास को आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हम बात करें ये नगर नियोजन इसका कैसा था। नगर नियोजन, नगर नियोजन अर्थात जो नगर था वो कैसा था, ठीक है। समझना, एक है इधर दो भागों में बटा हुआ था, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है पश्चिम, ठीक है। दो भागों में बटा हुआ है पूर्व और पश्चिम, ठीक है ना। पूर्व में आम जनता निवास करती है। कौन निवास करती है भाई? आम जनता। और आम तो आम ही होती है, ठीक है, आम जनता निवास करती है, इसलिए ये नीची जगह पर भी बना हुआ है, ठीक है ना। पश्चिम में दुर्ग है, दुर्ग है और यहां पर निवास करता है शासक, निवास करता है, ठीक है ना। अब जहां पर शासक निवास करेगा वो ऊंचाई पर बना होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आप यहां पर भी समझ सकते हैं, जितने भी जो दुर्ग हैं वो सब पहाड़ियों पर बने हुए हैं अक्सर, ठीक है ना। बस एक आध अपवादों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। आमेर का आपने दुर्ग देखा हो तो आमेर का दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। और आमेर की जो जनता थी उस समय की वो नीची जगह पर ही रहती है, ठीक है ना। तो नगर कितने भागों में बटे हुए हैं? दो भागों में, ठीक है ना। यहां पर ये सीधा का सीधा ही हो चुका, दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर शासक क्या करेगा, इन नगरों की, क्योंकि उस समय भैंस जो पशु थे, पशुपालन था, पशु ही एक आदान प्रदान का या आयात निर्यात का साधन माने जाते थे धन के रूप में, ठीक है ना। अब यहां पर शासक क्या करेगा, जो पशुओं के जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनसे इस नगर की सुरक्षा करेगा, भाई वो आसानी से ना घुस सके। तो इसकी क्या कर देगा, दुर्ग बंदी, या इसकी हम कह सकते हैं इसकी चार दीवारी कर देगा। क्या कर देगा? चार दीवारी कर देगा, ठीक है ना। और इसके बाद शासक जब उसी की चार दीवारी कर देगा तो अपने जो दुर्ग है उससे यूं ही थोड़ी छोड़ेगा भाई, उसकी भी क्या करेगा, चार दीवारी करेगा, ठीक है ना। चार दीवारी करेगा, इसकी भी क्या कर दी, चार दीवारी कर दी, ठीक है ना। इसकी भी चार दीवारी और इसकी भी चार दीवारी, ठीक है ना। लेकिन एक नहीं ही है, अलग अलग चार दीवारी है, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब हम बात करें, जो यहां पर मकान बनाए गए थे उसमें जो ईंटें काम में ली गई थी वो 4:2:1 थी, ठीक है ना। जैसे ईंट 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई, 5 सेंटीमीटर ईंट चौड़ी हो गई, और उसकी खड़ाई हो गई 2.5 सेंटीमीटर की, उसकी खड़ाई हो गई, ठीक है ना। और अगर आज भी आप ईंटों का आकार देखेंगे तो कुछ इसी अनुपात में होता है। जैसे 9 इंच की ईंट लंबी होती है, ठीक है ना, और उसके बाद 4.25 की या 4.5 की उसकी चौड़ाई होती है, और 2.25 के लगभग उसकी खड़ाई होती है। आज भी ईंटों का आकार इसी रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ईंटों का अनुपात था, ये काफी बार प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो मकान थे, ये मकान है, तो मकान, एक मुख्य सड़क जा रही है, तो इनके दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर गैलरी में खुलते थे, ठीक है। और आज भी आप देखोगे कोई 40-50 साल पुराने जो मकान हो, या अपने जो बुजुर्ग जो लोग हों, उनका मानना यह है मुख्य सड़क की ओर दरवाजा नहीं रखना चाहिए। जो अपनी बहन बेटियां होती हैं वो किसी को दिखाई ना दे, थोड़ा अदब के साथ रहना चाहिए। पुराने वालों का तो मानना यही है, ठीक है ना। और नए वालों का मानना यह है चाहे मकान की नींव कितनी भी कमजोर हो लेकिन ऊपर की सजावट अच्छी होनी चाहिए, दिखना चाहिए भाई फला का मकान है, ठीक है ना। अलग अलग सोच है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होते थे मकान। मकानों का दरवाजा कहाँ खुलता था? पीछे की ओर खुलता था, ठीक है ना। अब इसमें देखो आप, और कितने समझदार थे ये लोग। जैसे मकान है ये, इससे जो नाली निकल रही है, इससे जो नाली निकल रही है वो इस तरीके से निकलती थी। यहां पर गंदा पानी इस तरीके से आता था, यहां पर गड्ढा है, ठीक है ना। यहां पर एक पट्टी रख देते थे, ठीक है ना, पत्थर रख देते थे, और इसके बाद जो कचरा जो मकान से आएगा, नाली से आएगा,
वो नीचे गड्ढे में चला जाएगा और फिर ऊपर से जाएगा, क्या जाएगा, पानी फिर ऊपर से चला जाएगा। तो नाली रुकने का भी डर नहीं होता था। इस तरीके से नालियां बनी हुई थी, ठीक है ना। और जो मकान थे, जैसे वर्तमान में मकान बनाते हैं, एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, बीच में मसाला भरते हैं और यहां पर इसका जॉइंट को काट देते हैं, जैसे वर्तमान में चिनाई की जाती है, तो वैसे ही मकान बने हुए थे, जिसे इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहा जाता था, ठीक है ना। और हम सड़कों की बात करें, जो सड़कें थी, जो सड़कें थी, सड़क, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी, समकोण पर सड़क एक दूसरे को काटती थी। इस तरीके से था इसका नगर नियोजन। नगर दो भागों में बटा हुआ था, पूर्व और पश्चिम। पूर्व में आम जनता निवास करती थी, वो नीचाई पर होता था। पश्चिम में शासक निवास करता था, जहां दुर्ग बना हुआ था वो ऊंचाई पर था। और शासक ने इनकी सुरक्षा के लिए इनकी अलग अलग चार दीवारी कर रखी थी, ठीक है ना। अगर ये तो काफी पुरानी बातें हो गई, आप 1727 का जयपुर को ही देखोगे तो ये भी एक चार दीवारी के परकोटे के अंदर बसाया गया था, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल इसी से हैं। लिखे नगर नियोजन। लिखे कालीबंगा नगर, कालीबंगा नगर दो भागों में विभाजित था। पूर्व और पश्चिम। पूर्व में आम जनता निवास करती थी और पश्चिम में दुर्ग था, जहां और पश्चिम में दुर्ग था जहां शासक निवास करते थे। ठीक है, शासक निवास करते थे, दो भागों में बट गया है, ठीक है। आगे लिखना, नगर और दुर्ग की, नगर और दुर्ग की अलग अलग, नगर और दुर्ग की अलग अलग चार दीवारी की गई थी। अलग अलग चार दीवारी की गई थी। ईंटों का अनुपात, ये काफी बार प्रश्न आया है ईंटों का अनुपात वाला। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। 4:2:1 था। कोष्टक में आप लिख भी सकते हैं 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मकानों के दरवाजे, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सड़कें समकोण पर काटती थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। ये है हमारा नगर नियोजन, ठीक है ना। और अगर आप ना
हड़प्पा पूरी सभ्यता की ही बात करते हैं तो ऐसा ही नगर नियोजन है सबका, ठीक है ना। हड़प्पा का भी ऐसा ही है, मोहनजोदड़ो को भी ऐसा ही है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस केवल एक में अंतर है लोथल में, उसमें अंतर यह है इनकी चार दीवारी दोनों की एक कर रखी है, नगर और दुर्ग की। और वो भी इसलिए है, उसके पीछे भी इसलिए है क्योंकि लोथल में एक बंदरगाह था। तो लोथल में जब बंदरगाह था तो आयात निर्यात किया जाता था बंदरगाह के माध्यम से, लोग व्यापारी थे। जब व्यापारी होंगे तो शासक ने उनके महत्व को भी पहचाना और उनको भी अपने परकोटे के अंदर ही ले लिया, ठीक है ना। और आज भी देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं सारी सुरक्षा दी जाती है, जैसे सरकार को दी जाती है, जैसे हमारे राजा महाराजाओं को दी जाती है, अर्थात राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। वर्तमान में तो वही है, ठीक है, उसी तरीके से। इसके बाद आती है लिपि, आती है लिपि। आप समझते हैं जिसे हम लिखते हैं, लिपि। सबसे पहले तो हम लिपि को समझते हैं। लिपि दो होती है मुख्य रूप से, ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है ना, खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है ना। जो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है वे बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे हम हिंदी और संस्कृत को लिखते हैं, ठीक, इस तरीके से लिखी जाती है। एक होती है खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं लिखी जाती है, जैसे हम उर्दू और फारसी को लिखते हैं, ठीक है ना। उर्दू और फारसी और अरेबिक भी इसी में लिखी जाती है, ठीक है ना। ये हो गई। अब हमें तो किसकी लिपि के बारे में समझना है, कालीबंगा की लिपि के बारे में समझना है। ये एक हमारी बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाता था, इसके जो शुरुआत के जो अक्षर होते थे वो इस तरीके से लिखे जा रहे हैं, समझने पे ध्यान देना, कैसे लिखे जा रहे हैं, इस खरोष्टी लिपि में लिखे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखे जा रहे हैं खरोष्टी लिपि में, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर ये सारे के सारे अक्षर इसी तरीके से लिखे जाते तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि खरोष्टी लिपि हो जाती, ठीक है ना। लेकिन इसमें परिवर्तन क्या होता है, शुरुआत के तो पंक्ति इस तरीके से लिखी जाती है, इसके बाद अगली जो पंक्ति है वो इस तरीके से लिखी जाती है। शुरुआत खरोष्टी में हो रही है, ठीक है ना, और फिर अगली कौन सी में लिखी जा रही है, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि में। अगर ब्राह्मी और खरोष्टी में से पूछा जाता है तो खरोष्टी लिपि ही राइट है, क्योंकि शुरुआत ऐसी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अब इससे भी आगे समझना, इससे भी आगे अगर पूछा जाता है तो ये लिपि है गोमूत्रिका लिपि, गोमूत्रिका लिपि। कौन सी लिपि है, गोमूत्रिका लिपि है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं बूस्ट्रोफेडन लिपि, बूस्ट्रोफेडन फेडन लिपि कहते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से गोमूत्रिका लिपि, ठीक है ना। गो से गाय, मूत्रिका से पेशाब वाला, ठीक है, जैसे गाय पेशाब करती है, धार शुरुआत में दूर जाती है, फिर एक बार फिर इधर, और फिर अगली पंक्ति फिर इसी तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से लिखी जाएगी गोमूत्रिका लिपि, ठीक है ना। कौन सी लिपि आ गई, गोमूत्रिका लिपि, ठीक है। इन नामों में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, बस इन नामों को समझने पे ध्यान दिया कर, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, इस लिपि पर चित्र बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, चित्र। इसलिए इस लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी लिपि कहते हैं, चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, ठीक है। और ये काफी बार प्रश्न आया है चित्रात्मक लिपि कहां की है, तो वो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा और भी आगे चलें, इसमें जो चित्र हैं जीवों में सबसे ज्यादा किसके हैं, मछली के हैं, किसके हैं, मछली के। लेकिन यहां पर हम आकार की जब बात करेंगे तो आकार के चित्र किसके हैं सबसे ज्यादा, यू आकार के, ठीक है, यू आकार के चित्र, ठीक है। अगर हम अब यहां पर शब्दों की, अक्षरों की बात करें तो 400 के लगभग है, 400 के लगभग अक्षर हैं, कितने हैं, 400 के लगभग हैं, ठीक है ना।
अब आप यहां पर समझना, चित्रात्मक लिपि भी हो गई, बूस्ट्रोफेडन लिपि, गोमूत्रिका लिपि भी हो गई, और इस तरीके से लिखा जा रहा है। गोमूत्रिका किस लिए बोल रहे हैं? अगर आपको लिखा है केवल गोमूत्रिका लिपि कह रहे हैं तो भूल जाओगे आप उसे, ठीक है ना। लेकिन समझिए भाई शुरुआत इस तरीके से हो रही है, पहली पंक्ति की, दूसरी की, इस तरीके से उल्टा सुलटा हो रहा है, ठीक है। अब आप समझना, इतिहास में भी तीन होते हैं। नंबर एक है प्रागे इतिहास, इसे भी हम तीन भागों में बांट रखा है। प्रागे इतिहास बताना आपको, बस आपको अगर एक बार थोड़ा उसका आधार समझा दिया जाए, एक बेसिक जानकारी दे दी जाए, तो सारी चीज आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक है प्राग इतिहास, एक है आग इतिहास, एक है इतिहास, एक है इतिहास, ठीक है ना। इसमें क्या है? प्राग इतिहास उस इतिहास को कहा जाता है जिसकी हमें कोई लिपि प्राप्त नहीं होती, लिखा हुआ हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे पाषाण काल में है, केवल पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पर पता लगाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आग इतिहास उसे कहा जाता है जिसकी हमें लिपि तो प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। इतिहास उसे कहा जाता है जिसकी हमें लिपि भी प्राप्त हुई है और उसे हम पढ़ भी रहे हैं। और भारत का इतिहास महावीर स्वामी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समय से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समय से, ठीक है ना। अब आपको मैं यहां पर बताऊं, जो यह लिपि है, लिपि तो प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, तो कौन से इतिहास में शामिल करेंगे? आग इतिहास में। जिस दिन इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो ये कौन से का भाग हो जाएगा? कहां का भाग हो जाएगा? इतिहास का भाग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये लिपि है। लिपि लिखें। लिपि दो प्रकार की होती है, ब्राह्मी बाएं से दाएं, ब्राह्मी बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं। ये एक इसका एक थोड़ा आधार है ये, ठीक है ना। आगे लिखें। कालीबंगा की लिपि की पहली पंक्ति, कालीबंगा की लिपि की पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं। इसलिए इसे गौमूत्रिका, इसलिए इसे गौमूत्रिका, कोष्टक में आप बूस्ट्रोफेडन लिपि लिख सकते हैं, गौमूत्रिका बूस्ट्रोफेडन लिपि कहा जाता है। बूस्ट्रोफेडन लिपि कहा जाता है। इस लिपि पर चित्र बने हुए हैं, इस लिपि पर चित्र बने हुए हैं, इसलिए इसे इसलिए इसे चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, इसलिए इसे चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। जीवों में सबसे ज्यादा, जीवों में सबसे ज्यादा मछली के और आकार में, और आकार में यू आकार के चित्र बने हुए हैं। अभी तक इस लिपि को पढ़ा
अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आग इतिहास में शामिल किया जाता है। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आग इतिहास में शामिल किया जाता है। ठीक है ना। कौन सा इतिहास का है ये? आग इतिहास। आग इतिहास को अंध इतिहास भी कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि लिपि तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और ये भी है, हो सकता है कोई 100 साल में, 50 साल में, 200 साल में कोई बड़ा विद्वान पैदा हो, इसको पढ़ भी सकता है, क्या पता। और उस दिन हमारा ये इतिहास किस में शामिल हो जाएगा? इतिहास में शामिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद अगला जो हमारा होगा वो इसका समय होगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा जो अगले स्थल हैं जैसे गणेश्वर है, बैराट है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? धीरे धीरे, ये स्पीड से तो नहीं है? हाँ, तो आपके पास अभी थोड़ा और भी अच्छा टाइम है आपके पास, तो अच्छी तैयारी करें।